एक गांव में एक लड़की रहती है और सरपंच लोग बैठे रहते हैं, गांव के भी लोग बैठे रहते हैं और गांव के लोग उस लड़की को कहते हैं तुम इस गांव से चली जाओ, इस गांव में दोबारा मत आना, क्योंकि तुम्हारे रहने से इस गांव के लड़के बिगड़ जाएंगे, आदमी बिगड़ जाएंगे और बाद में आगे चल के परिस्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, इसके लिए तुम हमारे गांव से चली जाओ। वो बेचारी लड़की करती तो क्या करती, गांव से चली जाती है, लेकिन 6-7 महीने बाद फिर माँ बाबा की याद आने लगती है। वो गांव में दोबारा आ जाती है, लेकिन जैसे ही गांव के सरपंचों को पता चलता है, गांव के लोगों को पता चलता है, फिर से गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और पुलिस बुलाते हैं और उस बेचारी को पुलिस में दे देते हैं। पुलिस लेके जाती है तो पुलिस को न्याय करना चाहिए, कुछ गड़बड़ है तो देखना चाहिए, लेकिन पुलिस भी 3 दिन और 3 रातें उस बेचारी के साथ में बलात्कार करते रहते हैं। उसके बाद वो लोग भी उसको छोड़ देते हैं। तो चलिए पूरी कहानी को बताएंगे कि वो कौन लड़की थी और उसके साथ में क्या हुआ था। आखिर के गांव वाले उसको गांव से बाहर निकाल रहे थे और पुलिस वालों ने भी उसके साथ में हैवानियत किया और उस बेचारी के साथ में हर मोड़ पे छल हुआ और बहुत दर्द भरी उसकी कहानी है। आप लोग को भी सुनेंगे तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएगा। तो चलिए पूरी कहानी को शुरू करते हैं। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है जालौन, उसी जिले का एक छोटा सा गांव लगता है, वहीं का ये कहानी है। 10 अगस्त 1963 को एक लड़की जन्म लेती है और उसके घर में उसके 2 भाई होते हैं बड़े और उसकी एक बड़ी बहन होती है। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होने लगती है, लेकिन किसी कारणवश उसके दोनों भाई का मौत हो जाती है। अब दोनों बहनें बच जाती हैं और थोड़ा बड़ा होने पे जो लड़की का जन्म हुआ रहता है उसका नाम फूलन देवी रखा जाता है। अब धीरे धीरे बड़ा होते जाती है और गांव में सबसे तेज और तरार रहती है। कहीं भी अगर कोई गलत काम होता था तो वो उसका विरोध करती, वो उसका सामना करती डटकर। एक दिन ऐसा होता है कि उसके पिता का एक भाई रहता है, यानी कि फूलन देवी का ताऊ जी रहते हैं। ताऊ जी अपने छोटे भाई से बोलते हैं कि तुम्हारा तो कोई बच्चा उच्चा है नहीं, बस 2 बेटियां हैं और खेतों में पेड़ है, अगर पेड़ काट देंगे तो सारी खेत एक ही साथ में जुताई होने लगेगी। लेकिन उसके ताऊ खेत हड़पने के चक्कर में रहते हैं। छोटा भाई बेचारा डर जाता है और फूलन देवी और उसकी एक बहन और रहती है, वो लोग करती तो क्या करती, लेकिन फूलन देवी इसका विरोध करती है और विरोध करते हुए अपने ताऊ जी से झगड़ा करने लगती है और कुछ सहेलियों के साथ में अपने ताऊ जी के घर के सामने धरना प्रदर्शन देने लगती है। अब धरना प्रदर्शन देने लगती है तो उसके ताऊ को बुरा लग जाता है कि मेरे छोटे भाई की बच्ची फूलन देवी जो महज 10 या 11 साल की है, अपने दोस्तों के साथ में देखो ये क्या कर रही है। वो उसको मारते हैं, पीटते हैं और वहाँ से उसको भगा देते हैं। अब हर दिन आए ना आए दिन कहीं ना कहीं से फूलन देवी का घर पे शिकायत आते रहता है। अब उसके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं और बड़ा ताऊ जो रहता है वो खेत को भी हड़प लेता है। अब फूलन देवी के जो पिता रहते हैं, माता रहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना इसका शादी कर दिया जाए, शायद फूलन देवी का शादी हो जाए तो ये अच्छे से अपने घर में रहने लगेंगी और किसी से कोई झगड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, घर बस जाएगा। उसके बाद वहाँ से कुछ दूर पे एक लड़का देखा जाता है और उस लड़के का उम्र 35 साल रहता है और फूलन देवी का उम्र मात्र 11 साल रहता है। उसके बाद फूलन देवी का शादी उस लड़के से कर दिया जाता है और वो अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन ससुराल जाने के बाद भी ऐसे ही होता रहता है, छोटे छोटे बच्चों में घूमना और शरारतें करना, अभी भी बचपना साथ में ही था। लेकिन वहाँ के जो सास थे और भी जो लोग थे अक्सर वो गुस्सा करते थे, लेकिन कहे तो किससे कहे। लेकिन एक दिन पति सारी हदें पार कर देता है और उसको ये नहीं समझ में आता है कि मैंने जिससे शादी किया है मात्र उसकी उम्र 11 साल है, लेकिन उसके साथ में वो जोर जबरदस्ती करने लगता है, उसके साथ में शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाने लगता है। बेचारी फूलन देवी चीखती रहती, चिल्लाती रहती, आवाज़ें तो जाती लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। ऐसे कर करके 2-3 साल
और गुजर जाते हैं और 2 साल बाद वो वहाँ से अपने घर पे चली आती हैं और अपने माँ से बोलती हैं कि मेरा पति मेरे साथ में हैवानियत करता है माँ, मैं उसके घर पे नहीं जाऊँगी। अब उसकी माँ उसके पिता से सब बात बताती है, ऐसी ऐसी फूलन देवी बता रही है, कह रही है। तब उसके पिता बोलते हैं कुछ दिन यहाँ पे रहेगी, फिर वो अपने ससुराल चली जाएगी। कोई भी उसकी भावनाओं को, उसके दर्द को नहीं समझ रहा था कि उसके पति ने उसके साथ में कितना गलत किया। एक बार भी नहीं सोचा कि जिससे मैं शादी किया हूँ खुद वो बच्ची है तो कुछ साल और इंतजार कर लेना चाहिए, लेकिन उसने भी अपने ही पत्नी के साथ में हैवानियत किया। अब इधर फूलन देवी 2-3 साल रह के आई रहती है और गांव में भी 1-2 साल और हो जाता है। अब इसकी उम्र 14 से 15-16 साल हो जाती है। गांव का ही सरपंच का एक लड़का रहता है। एक दिन फूलन देवी को देखता है और बोलता है कि फूलन, हमको तुमसे प्यार है और मैं तुम्हारे साथ में प्यार करता हूँ, चलो हम लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे। अब फूलन देवी के साथ में वो ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन फूलन देवी वहीं पे उसको पीट देती है, मार देती है, उसका विरोध कर देती हैं। अब वो मार खाया हुआ फूलन देवी से अपने घर पे जाता है, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से बताता है कि फूलन ने मुझको मारा है। अब उसके घर वाले गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होने के बाद उसको, उसके पिता को, सबको बुलाते हैं और गांव में एक सरपंच का एक टोली बैठता है और बोलते हैं कि अगर तुम्हारी लड़की इस गांव में रहेगी तो सारे गांव के मर्द बिगड़ जाएंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे, इसकी भलाई इसी में है, इसको गांव से निकाल दिया जाए। अब उस गांव में कोई भी बोलने वाला नहीं था, विरोध करने वाला नहीं था। बेचारी फूलन देवी जाए तो जाए कहाँ। अब वहाँ से गांव से निकाल दिया जाता है, लेकिन कोई चचेरा भाई लगेगा, कोई रिलेशन में रहता है, रिश्तेदारी में रहता है, उसके घर पे फूलन देवी जाती है और कुछ महीने वहीं पे रहती है। लेकिन उस भाई के घर पे उस भाई की शादी हो गई रहती है। जो भाभी रहती है अक्सर वो ताना मारा करती थी कि तुम यहाँ पे क्यों रहने आ गई हो, तुम अपने गांव क्यों नहीं जाती। अब ये सब बातें सब बताती है तो कोई भी नहीं सुनता है और बेचारी वहाँ से फिर फूलन देवी अपने घर पे वापस आ जाती है और अपने माँ बाप से मिलती है। लेकिन फिर से गांव के लोगों को पता चल जाता है कि फूलन देवी गांव में आ गई है दोबारा। फिर उसके बाद गांव के लोग पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस में फूलन देवी को दे देते हैं। ये लोग ये सोच के देते हैं कि ये गांव में मत आए, लेकिन पुलिस जब लेके जाती है तो 3 दिन तक फूलन देवी का बलात्कार करती है और वो भी हैवानियत वैसे ही करती है जैसा उसका पति किया रहता है। अब बेचारी किससे शिकायत करे, किससे पनाह मांगे। 3 दिन बाद जब वो लोग छोड़ देते हैं, जब वो अपने जैसे घर पे आती है तो कुछ डाकू का गिरोह रहता है, जो बाबू गुज्जर नाम का एक डाकू रहता है, अपने गिरोह के साथ में फूलन देवी के घर पे पहुंचता है और फूलन से कहता है कि हमने तुमको छुड़ाया है पुलिस को पैसा देकर, तुमको हमारे साथ में चलना पड़ेगा। अब फूलन देवी बाबू गुज्जर के साथ में चली जाती है और डाकुओं के साथ में रहने लगती है। कुछ दिन तो अच्छा रहता है, फिर बाद में बाबू गुज्जर नाम का जो डाकू रहता है वो भी पुलिस वालों ने जैसा किया था, उसके पति ने जैसा किया था, वो भी वैसा हैवानियत फूलन देवी के साथ में करने लगता है। अब वहाँ पे बेचारी को कोई बचाने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। ऐसे ऐसे करके बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर उसी में एक विक्रम मल्ला डाकू रहता है, वो भी उन्हीं लोग के साथ में गिरोह में काम करता है। वो बोलता है कि मैं विरोध करूंगा और एक दिन कुछ अपने साथियों के साथ में वो बाबू गुज्जर को बोलता है कि तुम छोटी सी बच्ची के साथ में क्यों ऐसा करते हो, सोचना चाहिए। इस बीच में इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और विक्रम मल्ला जो रहता है वो गोली मार देता है बाबू गुज्जर को और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद और भी उसके 1-2 आदमियों को मार देता है और खुद अपना गिरोह बना लेता है। अब विक्रम मल्ला वहाँ का सरदार बन जाता है, उनका लीडर बन जाता है और फूलन देवी को अपने साथ में रख लेता है। उस टाइम जितने भी डाकू रहते हैं सब आदमी रहते हैं, कोई भी औरत या लेडीज नहीं रहती है, बस एक फूलन देवी रहती है। अब हर दिन विक्रम मल्ला फूलन देवी को बंदूक चलाने को, डकैती डालने को, कैसे क्या किया जाता है हर दिन सिखाने लगता है और अपने साथ में रखने लगता है। अब फूलन देवी को कहीं जाके सुकून मिलता है, राहत मिलता है। लेकिन कुछ साल बीते रहते हैं, तभी बाबू गुज्जर का 2 आदमी लोग जेल से छूटते हैं और जेल से छूटने के बाद
जब उनको पता चलता है कि विक्रम मल्ला ने हमारे सरदार को मार दिया, वो भी एक लड़की के लिए, तो लोग जाते हैं और विक्रम मल्ला से मिलते हैं। वो लोग पुराना आदमी उसके रहते हैं और मिलने के बाद वो लोग भी फूलन देवी के साथ में वही सब करना चाहते थे। इस पर फूलन देवी ऐतराज करती है और उन लोगों को गाली ओली कुछ दे देती है, जिससे वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। और कुछ दिन चलता है, लेकिन जैसे ही बाबू गुज्जर के जो दो आदमी रहते हैं मौका पाते ही विक्रम मल्ला को गोली मार देते हैं और उसके कई और भी साथी को गोली मार देते हैं। और कुछ मल्ला बिरादरी के जितने भी डकैत रहते हैं वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं और ये लोग फूलन देवी को पकड़कर एक गांव में लेके आते हैं। जो कानपुर से एक छोटे से गांव में लोग फूलन देवी को पकड़ के लेके आते हैं और लगभग 22 लोग 21 दिन तक दिन रात फूलन देवी से बलात्कार करते हैं। फूलन देवी गिड़गिड़ाती रहती कि छोड़ दो, मुझे जाने दो, ये सब पाप है, लेकिन कोई भी फूलन देवी की आवाज़ सुनने वाला वहाँ पे नहीं था। और 22वें दिन एक दिन उसी गांव में फूलन देवी को बाहर निकाल देते हैं और कपड़े खींच लेते हैं, एक भी कपड़ा तन पे नहीं रहता है, और बोलते हैं जाके पानी लेके आओ कुएं से भरकर। और गांव में चीखते चिल्लाते कहते हैं, गांव वालों निकलो और देखो, यही फूलन देवी है जो अपने आप को बहुत बड़ी डकैत बोलती है, और ये डाकू फूलन देवी है। कुछ लोग तो शर्म से अंदर घुस जाते हैं, कुछ लोग जो ऐसे रहते हैं वो लोग देखते रहते हैं। लेकिन मल्ला गैंग के कुछ जो डाकू रहते हैं, बचे रहते हैं, वो लोग को मालूम चल जाता है। अब गांव से एक गांव से दूसरे गांव में खबर जाता है, दूसरे से तीसरे गांव में, कि एक गांव में एक डाकू है जिसका नाम फूलन देवी है और गांव वाले ने उसको कैद करके रखा है और उसके साथ में बहुत जोर जबरदस्ती हो रहा है। अब इधर मल्ला गैंग के जितने भी बचे रहते हैं डाकू लोग, वो लोग एक दिन ढाबा बोल देते हैं और ढाबा बोलने के बाद फूलन देवी को वहाँ से छुड़ा कर लेके चले जाते हैं और फूलन देवी से कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग अपना फिर से गिरोह बनाएंगे और हम लोग बड़ा गिरोह बनाएंगे और उसके बाद हम लोग सब लोगों से बदला लेंगे। अब उसके बाद फूलन देवी दिन पे दिन और डकैतियाँ डालती गई और जब एक दिन इनका गिरोह बहुत बड़ा हो गया, तब इसको मालूम चलता है कि उसी गांव में किसी के घर पे शादी होने वाला है। अब ये लोग दो बिरादरी रहता है, एक मल्ला बिरादरी, एक जो दूसरा बिरादरी का जो बाबू गुज्जर का उस बिरादरी का रहता है। अब जब मालूम चलता है कि उस घर में शादी होने वाला है, तब फूलन देवी अपने आदमियों के साथ गांव में ढाबा बोल देती है और चारों ओर अफरा तफरी मच जाता है कि डाकू भी गांव में आ गए हैं, शादी में आ गए हैं। वहाँ पे वो दोनों आदमी तो नहीं मिलते हैं जिसने विक्रम मल्ला को गोली मारा था और जो लोग फूलन देवी को उठा के लाए थे, लेकिन जो 22-23 लोग जो भी मतलब बलात्कार किए थे, उसमें से 2 आदमी उस शादी में मिल जाते हैं। अब फूलन देवी इतना नाराज रहती है, इतना गुस्से में रहती है कि वहाँ पे जितने भी लड़के रहते हैं, लगभग 22 लोग आदमी लोग रहते हैं, अपने आदमियों को हुक्म देती है और बोलती है सब पे गोली चला दो। लगभग एक ही बार में कुछ मिनटों में 22 लाशें गिर जाती है और 22 लाश गिरने के बाद फूलन देवी अपने आदमियों के साथ वहाँ से चली जाती हैं। अब इधर पूरे राज्य में हड़कंप मच जाता है, पूरे देश में हड़कंप मच जाता है कि एक जगह एक डाकू है जो 22 लोगों को एक ही बार में कत्ल कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। उस टाइम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे बीपी सिंह, वो तुरंत इस्तीफा दे देते हैं और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी जी के ऊपर भी प्रेशर पड़ने लगा, कैसे भी उसको अरेस्ट कीजिए, जिंदा या मुर्दा उसको पकड़िए। अब जितने भी पुलिस थी, आर्मी थी, सबको उतार दिया जाता है और बीहड़ का चप्पा चप्पा छाना जाता है, लेकिन कहीं भी फूलन देवी नहीं मिलती हैं। हाँ, कुछ आदमी लोग मिलते हैं जिनको पुलिस वाले, आर्मी वाले गोली मार देते हैं, लेकिन फूलन देवी का कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर एक एसपी होते हैं राजेंद्र चतुर्वेदी, वो इंदिरा गांधी जी से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि मैं फूलन देवी को सरेंडर करवाने में आप लोगों की मदद कर सकता हूं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, वो आप लोग को मानना पड़ेगा। अब इंदिरा गांधी जी सब मान जाती हैं। फिर फूलन देवी 1983 फरवरी का महीना एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी जी की मदद से, अब फूलन देवी की 6 शर्तें रहती है। फूलन देवी कहती है मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी 6 शर्तें आप लोग को मानना पड़ेगा, इंदिरा गांधी जी को भी मानना पड़ेगा। अब एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी बोलते हैं कि आप अपनी शर्तें बताइए। वो बताती हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में सरेंडर नहीं करूंगी, और दूसरी बात, मैं अपने हथियार डालूंगी तो गांधी जी के सामने और दुर्गा माता जी के सामने।
तीसरा कि मुझे फांसी नहीं होगा, और भी चीज़ बताते हैं कि मुझे 8-9 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं होगा, और जो भी मेरे घर के लोग हैं चाहे जो बच्चे हैं उनको ज़मीन पेंशन मिलना चाहिए उनकी ज़िंदगी व्यापन करने के लिए। अब सब ये शर्तें इंदिरा गांधी जी मान जाती हैं और वो बताती हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में सरेंडर नहीं करूंगी, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी के सामने सरेंडर करूंगी। सब शर्तें मान लिया जाता है और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन फूलन देवी सरेंडर करने वाली होती है 1983 में, उस दिन लगभग 300 पुलिस वहाँ पे बुलाए जाते हैं, खूब अच्छा सा मंच सजाया जाता है और वहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी और एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी जी और भी बड़े बड़े नेता अधिकारी सब वहाँ पे जमा रहते हैं और फूलन देवी अपने साथियों के साथ में वहाँ पे सरेंडर करती है। लेकिन सरेंडर करने के टाइम ही जब वो देखती हैं कि यहाँ पे कई हजार लोग फूलन देवी के चाहने वाले पहुँच गए हैं, तो पुलिस के भी कंट्रोल से वो लोग बाहर आ रहे थे, क्योंकि पुलिस वाले 300 थे और कई हजार के लोग तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचे थे फूलन देवी को देखने के लिए। क्योंकि डकैती के टाइम जब वो डाकू थी तो अमीरों से अक्सर लूट कर गरीबों में बांट दिया करती थी, अपने जाति में या अपने जो भी गरीब हुआ करते थे शादी में सबके पैसे रुपये दिया करती थी। उसके बाद वो सरेंडर कर देती है और लगभग 11 साल वो जेल में रहती हैं और 11 साल जब जेल में रहती है तो कोई भी उनका ओर से वकील या कोई भी उनका कोर्ट में नहीं चलता है। 11 साल बाद जब वो पैरोल पे बाहर आती है लगभग 1994 में, तब वो बाहर आके फिर 1995 में जो हमारे मुलायम सिंह जी हैं उन्होंने फूलन देवी पे 48 मुकदमे जो लगे रहते हैं सबको वापस ले लेते हैं। तभी एक मौका मिलता है और फूलन देवी को एक जगह से चुनाव लड़ाया जाता है और फूलन देवी वहाँ से चुनाव जीत जाती हैं। लेकिन कुछ साल बीतते हैं, फिर दोबारा चुनाव होता है तो उसमें फूलन देवी हार जाती हैं। लेकिन फिर से 1999 में चुनाव होता है तो फूलन देवी वहाँ से सांसद 2 बार बन जाती हैं और 2 बार सांसद बनने के बाद 25 जुलाई 2001 को सरकारी बंगले दिल्ली में वो रहती हैं। तभी कुछ लोग घर में आए रहते हैं और खीर और खाना वाना दावत वो चल रहा होता है। तभी 3 लोग नकाबपोश चेहरे बंधे हुए रहते हैं, वो लोग आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें फूलन देवी को कई गोलियां लगती हैं और उनके जो गार्ड रहते हैं उनको भी एक गोली लग जाता है, जो घायल हो जाते हैं और फूलन देवी की वहीं पे जान चली जाती है। अब पुलिस छानबीन कर रही होती है, तभी एक सामने से एक शख्स आता है और बोलता है कि हम लोगों ने ही फूलन देवी को मारा है, क्योंकि हमने उससे बदला लिया है। जो हमारे के लोगों को इसने मारा था सबके सामने, इतने लोगों को, उसी का हम लोग बदला लिए थे। तो ये थी फूलन देवी की कहानी। आप लोग भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हर जगह ठगा गया, हर जगह छल हुआ। बेचारी के छोटी उम्र में ही जिस टाइम पढ़ना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, उस टाइम से लेकर कोई भी नहीं समझा और दुख भरी कहानी यही थी। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस लोगों को सचेत करना है और जागरूक करना है। अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं भी बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों। आज संडे का दिन है, हर संडे को मैं वीडियो बनाता हूं। हर कोई मार्केट चला जाता है, घूमने चला जाता है, लेकिन मैं यही सोच कर रुक जाता हूं कि शायद एक वीडियो मैं आप लोग के लिए बना पाऊँ, एक कहानी जो मैं रात को लिखता हूँ। तो बस आप लोग से यही उम्मीद करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। नमस्ते।